हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी चैप्टर 1, और जिसका नाम है, क्या नाम है, कौन बताएगा? अरे नाम है, बताइए बताइए। नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 8 में सेम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में एक चैप्टर है, जिसे एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा और थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्लास 10 की ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी। चलिए इसको मैं लिख ही लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एवरीथिंग available in our environment, यानी कि हमारे परिवेश में उपलब्ध हर वो चीज़। इस डेफिनेशन को अच्छे से लिखिएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और विच कैन बी यूज्ड, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो टेक्निकली यानी कि तकनीकी रूप से एक्सेसिबल है, यानी कि उसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, उसका इस्तेमाल अगर किया जा सकता है, और अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? रिसोर्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये डेफिनेशन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर आप कोशिश करके लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो the everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, it is technically accessible, culturally acceptable, can be termed as a resource। जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, टेक्निकली एक्सेसिबल हो और जो हमारी सेटिस्फाई कर सके हमारे नीड्स को, ऐसी हर उस चीज़ को क्या कहेंगे हम? रिसोर्स। सो रिसोर्स का जो डेफिनेशन है, आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज़ अज्यूम्ड बाय मैनी? ऐसा लोग मानते हैं कि मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, बट
मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें हर रिसोर्स की एक कीमत चुकानी पड़ती है। नेचर से भले ही वो किसी भी रूप में मिले, बट हमें नेचर तक जाना पड़ता है। और उसके लिए अगर हम मान लीजिए एक पेड़ काट देते हैं जो हमें मुफ्त में मिला है, तो उसकी वजह से हमें उस फ्रेश एयर की कुर्बानी देनी पड़ती है जो हमें फ्रेश एयर वो पेड़ दे रहा होता है। तो कीमत तो हम चुकाते हैं, भले ही डायरेक्टली ना चुकाएं, इनडायरेक्टली तो चुकाना ही पड़ता है। अब अगर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करें तो कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो रिसोर्सेज को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड, हमारे द्वारा बनाया गया, निर्मित। इसे आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के आप एग्जाम्पल्स ये लिख सकते हो कि बिल्डिंग्स, ठीक है ना, रोड्स, ये सब। इवन हाँ, एक चीज़ और कि जो एजुकेशन है ये भी रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे। बट नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। जैसे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि एयर, वाटर और सन की हीट का याद रखिएगा, सोलर एनर्जी लिख देते हैं, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। सोलर एनर्जी का हम हमेशा यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये आप पेट्रोलियम जो है या फिर जो कोल है, कोयला है, ऐसी चीज़ें हमें इन सब चीज़ों को बनने में लाखों साल लगते हैं और एक अजीब सी प्रक्रिया होती है जिसे हम नहीं कह पाते हैं। तो इस वजह से इसे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम इसे दोबारा बना सकते हैं। इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। ये दोबारा, अगर एक बार आपने इसे नष्ट कर दिया तो दोबारा ये बनाना हमारे लिए तो खैर लगभग नामुमकिन है। और अगर हम ह्यूमन मेड की बात करें तो इसे हम ऑनरशिप के ऊपर भी देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, लाइक इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो इस तरह से ये चीज़ें वो होती रहती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा, रिन्यूएबल में अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन रिन्यूएबल है। पेड़ पौधे हम काटते हैं फिर उगाते हैं, फिर काटते हैं फिर उगाते हैं, तो इसे भी हम रिन्यूएबल कह सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि 10 भेड़ पाल लिए या 10 मुर्गियाँ पाल ली और उन्होंने जब बच्चे दिए तो इनको मार दिया, फिर उन्होंने बच्चे दिए उनको मार दिया। तो इस तरह से उसे भी रिन्यू किया जा सकता है, पॉसिबली। बट इतना डिटेल्स में जाने की आपको तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। तो अभी के लिए बस आप इतना ही समझिए, काफ़ी है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की ओर, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बायोटिक रिसोर्सेज
और अबायोटिक रिसोर्सेस। अच्छा, बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, पहले ये रिसोर्सेस में लिख ही देते हैं, वरना आप कहोगे कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हर वो चीज़ बायोटिक रिसोर्स कहलाएगी। और नॉन लिविंग एलिमेंट्स अबायोटिक में, नॉन लिविंग एलिमेंट्स अबायोटिक का हिस्सा है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब कौन बताएगा? फ्लोरा एंड फौना, चलिए ये आपके लिए सवाल छोड़ देता हूँ, मैं फ्लोरा और फौना नहीं बताऊँगा फ्लोरा एंड फौना के बारे में। बट हाँ, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, फिशरीज़ ले सकते हैं, यानी कि जहाँ मछलियों का पालन होता है। अरे एक सबसे इजी वाला एग्जांपल तो मैं भूल ही गया था, ह्यूमन बींग्स, ये भी बायोटिक का एक अच्छा एग्जांपल है। और अगर हम ए बायोटिक की बात करें तो इसमें हम मेटल्स ले सकते हैं, रॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। अब थोड़ा सा और आगे फिर से एक बार रीन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार रीन्यूएबल रिसोर्सेज को। आई थिंक आपको ये बात समझ में तो आ ही गई होगी। रीन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम दोबारा बना सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स भी मैं बता चुका हूँ, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि इन्हें बनने में काफ़ी समय लगता है, तो अगर हम इसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेस को ये समझा चुका हूँ मैं बार बार एक ही चीज़, कि बुक में तो दो दो तीन तीन बार लिखा हुआ है, बट मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ा कर आपका टाइम वेस्ट किया जाए। तो अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अच्छा, मान लीजिए कि फार्मर्स का अपना लैंड है, तो लैंड तो एक रिसोर्स ही है ना, बट ये क्या है? इंडिविजुअल का है, किसी एक इंसान का है। और इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल हो गया। अब अगर कम्युनिटी ओन्ड की बात करें, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, मैं रिसोर्सेस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ अर्थ लिख के छोड़ देता हूँ। तो ये मानकर चलिए कि जैसे गाँव में या फिर शहरों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बरियल ग्राउंड्स है। अच्छा, बरियल ग्राउंड्स का मतलब होता है जहाँ लोगों को जलाया जाता हो या फिर दफनाया जाता हो। तो ये समाज के हर इंसान के लिए होती है। यहाँ कोई अपने लिए नहीं खरीदता है कि नहीं ये मेरा है। यहाँ लोग आते हैं और किसी भी समाज से लोग, मान लीजिए कोई सोशली लेक है या फिर कोई पार्क है या फिर कोई पिकनिक स्पॉट है जहाँ हम पिकनिक मनाने जा सकते हैं,
तो ऐसी जगहों को कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस कहते हैं। अब बढ़ें थोड़ा सा और आगे, और एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल रिसोर्सेस की। नेशनल रिसोर्सेस की, तो नेशनल रिसोर्सेस में क्या क्या आ सकता है? देखिए, नेशनल रिसोर्सेस में कंट्री की आती है, और कंट्री में देखिए एक तो ये है कि इंडिविजुअल जो ये फार्मर का लैंड है, अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आती है तो सरकार इस इंडिविजुअल लैंड को भी कवर अप कर अक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है, और ऐसा होता भी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई रिवर है तो रिवर का पानी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। पब्लिक ये नहीं कह सकता कि गंगा नदी हमारी है या ब्रह्मपुत्र नदी हमारी है, ठीक है। जो फॉरेस्ट है, कोई ये नहीं कह सकता कि सुंदरवन हमारा है। वाइल्ड लाइफ जानवर्स भी बहुत सारे हैं जिस पर अब देश का अधिकार होता है, ठीक है ना। और जो बाउंड्रीज इंडिया के साथ जो मतलब जो भी देश की बाउंड्रीज होती हैं वो सब एक तरह से नेशनल रिसोर्सेस होती हैं। हाँ, और जो समुद्री इलाका होता है, मान लीजिए कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री का ये वाला जो पोर्शन है ये तो पूरा समुद्र का पोर्शन है, तो इसमें जो ये वाली बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री लगभग 22 किलोमीटर तक अगर ये हमारा स्टेट है तो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर तक की जो सागर की जो कोस्टल लाइन है ये उस कंट्री के अंडर आती है, और कंट्री यहाँ से कुछ भी कर सकती है, मछली भी मार सकती है और तेल खोज सकती है, निकाल सकती है। तो ऐसे चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री ऑन करती है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो जिसमें पूरी दुनिया पूरा इंटरनेशनली उन सब रिसोर्सेस को इंटरनेशनल रिसोर्सेस के नाम से जाना जाता है, जिसको मतलब हर देश मिलकर इकट्ठा करती है। तो ऐसे इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस में मान लीजिए कि जितने भी सागर समुद्र वगैरह हैं वो सब एक दूसरे के साथ अगर फाइट करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट तक तो समुद्र में जो है, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है तो इसके 22 किलोमीटर की रेंज तक तो हम अपनी है बोलकर ये मान सकते हैं कि हाँ ये इलाका हमारा है। लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा है वो इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता है कि उस पर हर देश का हक होता है और कोई भी देश आकर उस हिस्से में कोई रिसर्च वगैरह कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल रिसोर्सेस भी कहा जाता है। ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बट ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है आपके बुक में। हाँ, अब पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस वो होती हैं कि मान लीजिए कि किसी एक इलाके में कोई एक रिसोर्स मिला बट वो वहाँ यूटिलाइज नहीं हुआ,
उसका वहाँ इस्तेमाल नहीं हो पाया, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में या फिर गुजरात में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छा वो होता है, वहाँ से हम वो करते हैं, जनरेट करते हैं विंड और सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा हम जनरेट करते हैं, लेकिन वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी बाकी के स्टेट्स में चली जाती है क्योंकि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। बस समझते जाइए। पोटेंशियल रिसोर्स के बाद हम बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसके पास क्वालिटी भी है और नॉलेज की क्वांटिटी भी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जो डेवलप्ड कर चुका है। ह्यूमन भी एक अच्छा रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD आपको पढ़ने को मिलेगा इन फ्यूचर। सो अब एक और चीज, स्टॉक क्या है? स्टॉक है वो मटेरियल जिसका हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते का मतलब है कि मान लीजिए कि पानी बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन से हम बहुत ही रिच क्वालिटी की एनर्जी एमिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है। अब एक और चीज है रिजर्व्स। रिजर्व्स के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रिजर्व्स के बारे में, ये सबस्टेक ऑफ, मान लीजिए कि हम किसी चीज का इस्तेमाल तो जानते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको पता है कि नदियों के पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगाई जा सकें, क्योंकि ये कॉस्ट काफ़ी पड़ता है और ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है। इसीलिए हर जगह हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नहीं लगा पाते। तो ऐसी जगह जो अभी तो यूज में नहीं है बट हम उसका इस्तेमाल जानते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? रिजर्व्स। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और चलिए देखते हैं आपके चैप्टर में और क्या क्या लिखा है। तो आई होप इस वीडियो को मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए।
बिकॉज रात के लगभग 1 बज चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।